हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक और ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिस पे कई लोग आके अटक जाते हैं या उनको समझ में नहीं आता कि जीटीए क्या है, आरसीएम क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, कब जीटीए को टैक्स देना है, कब आरसीएम को टैक्स देना है, क्या कंडीशंस है, क्या पूरा बैकग्राउंड है। आज मैं ये वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूँ पूरा बैकग्राउंड के साथ कि आरसीएम का माने क्या हुआ और जीटीए का मतलब क्या हुआ। तो ये वीडियो उन सब के लिए हेल्प होने वाली है जो कि एक प्रोफेशनल हैं और गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जीएसटी करते हैं या उन लोग का जीएसटी करते हैं जो जीटीए की सर्विस को यूज करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चीज को देख रहे हैं उनके लिए काफी काम की वीडियो है क्योंकि उनके लिए एक रिवीजन क्लास भी हो सकती है, रिवीजन लेक्चर हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि आपको जैसे हेडिंग में दिख रहा है, जीटीए यानी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी, अ डिटेल एनालिसिस रेट ऑफ जीएसटी इन आरसीएम डिस्कस्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवर्स चार्ज होता क्या है। रिवर्स चार्ज का मतलब सर यहाँ पे ये बना कि अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हैं और आप एक अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे रिवर्स चार्ज की बात आती है। ये तो बहुत छोटी सी बात थी जो कि एक बेसिक बात थी। आगे बात जो मुझे करनी है वो बात करनी है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के रिगार्डिंग। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या चीज है, उसके ऊपर टैक्स का प्रावधान कब आता है, यानी कि उसको टैक्स कब देना होता है, या जो सर्विस रिसिपिएंट है उसको टैक्स कब देना होता है। तो इसके लिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए ताकि ये प्रोफेशनल दोस्ती और आगे इसी तरह बनी रहे और मैं आप लोग के साथ इसी तरह हमेशा बना रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं जीटीए का मतलब क्या बना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी सर्विसेज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। अब बात करते हैं गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। अब बात स्टार्ट हुई कि भैया कौन से ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी के दायरे में। तो बात स्टार्ट हुई, सबसे पहला पॉइंट आया, सर्विसेज बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर एग्जेम्प्टेड बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ जीटीए। यानी कि बाय रोड अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, सिर्फ और सिर्फ जीटीए को छोड़ के, यानी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को छोड़ के और कोरियर एजेंसीज को छोड़ के। अब बात कर ले इनलैंड वाटरवे का क्या सीन है। तो इनलैंड वाटरवे जो भी है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। हेडिंग ने क्या कहा, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि ये वाले गुड एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर बाय रोड है तो जीटीए को हटा दीजिए, यानी कि जीटीए हो गया टैक्सेबल और कोरियर एजेंसी हो गई टैक्सेबल। उसके अलावा सबका सब आपका हो गया एग्जेम्प्ट। सेकंड पार्ट जो था वो था इनलैंड वाटरवे के रिगार्डिंग, कि इनलैंड वाटरवे के रिगार्डिंग जो है वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट है। तो अब आगे बात कर लेते हैं रेट्स की। जीएसटी पे रेट क्या लगता है जीटीए का। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो आप, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है और वो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, तो वहां पे जीएसटी का रेट हो जाता है 0। इसी तरह और इसमें जो है कैरिंग मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ऐसा कुछ है तो इसमें भी 0। ऑर्गेनिक मेन्योर, खाद वगैरह कोई है तो वो भी 0। न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड विद इन द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, यहाँ पे भी 0 है। कोई रिलीफ मेजर जा रहा है, कोई भैया बाढ़ आ गई है, कोविड आ गया है, उसके लिए कोई चीज जा रही है तो उस पे भी ट्रांसपोर्टेशन पे 0। डिफेंस के लिए कोई चीज जा रही है तो यहाँ पे भी 0। तो ये तो बात हो गई एक कॉमन बात की कि रेट क्या होना चाहिए जीएसटी का जीटीए पे। ये तो थे वो पॉइंट जहाँ पे है 0। अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक बात जो जीटीए की स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक पूरा एक इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड था जो कि मैंने आपसे कहा था मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो रेट्स की जो बात स्टार्ट होती है कि जीटीए एप्लीकेबल कहाँ से है, अब उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ पे आपका टोटल सिंगल कैरेज 1500 रुपये का है, 1500 रुपये तक जीएसटी का रेट 0 है, 1500 के बाद जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है। अब रेट क्या है वो आगे भी मैं बात करूंगा, अभी मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात समझी जाए कि इसकी दो लेन बना दी गई। एक सिंगल कैरेज अगर आपका है तो रेट है 1500, अगर सिंगल कंसाइनी है तो हो गया आपका रेट 750, यानी कि अगर एक बिल्टी माल है तो 750 रुपये, पूरी गाड़ी भर के माल है तो 1500 रुपये का अगर फ्रेट चार्ज हो रहा है।
तो यहाँ पे सीधा-सीधा आपका रिवर्स जीटीए एप्लीकेबल हो गया। तो ये आप लोग को बात समझने वाली है, यही एक बेसिक बात है जो सब लोगों के दिमाग में ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए। ये 1500 और 750 की जो लिमिट गवर्नमेंट ने असाइन की है, ये सर्विस टैक्स के टाइम से चली आ रही है, इसको अभी तक जीएसटी में भी नहीं छेड़ा है। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेसिक सी बात है ये, अगर 1500 का रेट एक सिंगल कैरेज का है तो 1500 का रेट, और एक सिंगल कंसाइनी की बात हो रही है तो 750 रुपये का रेट जो है ये आपका मिनिमम रेट है। अगर यहाँ तक आप हैं तो आपके ऊपर जीटीए का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि रेट दोनों में जीरो है। तो ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा रेट 1500 के ऊपर है या 750 के ऊपर है, तो मेरा जीएसटी का रेट क्या बनेगा जीटीए के तौर पे, मैं सोच रहा हूँ अभी कि जो जीटीए है वहां पे जीएसटी का रेट क्या बनेगा। तो साहब रेट बनेगा 5% नो आईटीसी और 12% विथ आईटीसी, यानी कि अगर आप 5% का रेट लगा रहे हैं तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप 12% का रेट लगा रहे हैं तो आपको उसका आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये हो गई बात यहाँ तक की। उसके बाद मैं एक जीएसटी में करता हूँ जो कि यहाँ के लोकल बंदे के ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो जो माल आगे लेके जाता है वो हाउस होल्ड का होता है, यानी पैकिंग फॉरवर्डिंग का होता है। लेकिन पैकिंग फॉरवर्डिंग में भी बंदा अपना घर चेंज कर रहा है, इधर से उधर अपना हाउस होल्ड गुड्स लेके जा रहा है। तो ये कोई एक सर्विस तो हुई नहीं, जो भी हुआ बस एक तरीके से टेम्परेरी बेसिस पे इधर से उधर हाउस होल्ड गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो क्या वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा? मैं कहूंगा नहीं। हाउस होल्ड गुड्स फॉर पर्सनल यूज जो है वो रेट आपका उसमें है जीरो, यानी कि अगर आप भी कहीं घर शिफ्ट कर रहे हैं या कोई चीज शिफ्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहां पे भी जीएसटी का रेट आपके लिए हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो पर्सनल यूज पे आ जाता है और वो हाउस होल्ड गुड्स के लिए हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे लास्ट बात की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सही से समझने वाली है। मैंने जैसा पीछे कहा कि जीएसटी का रेट जो है वो 5% विदाउट आईटीसी और 12% विद आईटीसी, उसी को मैं और आगे बात को लेके चलता हूँ। इफ जीएसटी चार्जेस 12%, इफ जीटीए चार्जेस 12%, जीटीए मस्ट डिपॉजिट टैक्स एंड आईटीसी कैन बी अवेल्ड। ये बात तो हो गई यहाँ तक। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी घुमाऊ। अब यहाँ से स्टार्ट बात होगी रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग, कि रिवर्स चार्ज क्या कहता है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑफ 7 स्पेसिफाइड रिसिप्टेंट, अगर ये 7 लोगों ने गुड्स को रिसीव किया है उनके लिए जीटीए जो है वो 5% है, आरसीएम अप्लाई है, आईटीसी नहीं मिलेगी। जीएसटी रिसिप्टेंट जो होगा, सर्विस रिसिप्टेंट जो होगा वो टैक्स को जमा करेगा और आईटीसी उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी लिमिट जो है 1500 750 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो 1500 750 का ब्रह्मास्त्र है ये आपके लिए हमेशा काम आने वाला है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर हमको आईटीसी लेनी है तो हम क्या करें। अगर हम रिवर्स चार्ज पे जा रहे हैं हमको आईटीसी लेनी है, और मैं रिवर्स चार्ज की बात कर रहा हूँ, मैं बाबा क्लियर कह रहा हूँ, तो वहां पे भी दो रेट है, 5% 12%। अगर आप 5% का रेट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आईटीसी अवेल आप नहीं कर सकते। अगर आप 12% का रेट यूज कर रहे हैं तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। एक बार पहले आप टैक्स को जमा करिए, उसके बाद आप उसकी आईटीसी ले लीजिए। तो ये था छोटा सा कंटेंट। इसके साथ एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ जो मैंने इसी में स्लाइड में कह रखा है। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑफ 7 स्पेसिफाइड रिसिप्टेंट, इसमें कौन कौन आएगा? इसमें साहब आएंगे आपके 7 लोग। 7 तरीके के बिजनेस जो कि आप लोग को गांठ बांध के दिमाग में रख लेने चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल है तो, और अगर आपको स्टूडेंट है तो आपको इसको सबसे पहले रट लेना चाहिए। आपको बताता हूँ एक एक करके क्या क्या है इसमें। सबसे पहला पॉइंट, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। अगर कोई फैक्ट्री है आप और आपने कोई जीटीए की सर्विस ली है तो आपको रिवर्स चार्ज के अंडर में इसको जमा करना है और आरसीएम में जमा करना है, और 5% का रेट विदाउट आईटीसी और 12% विद आईटीसी। अगर आपकी कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है और आप जीएसटी में हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एस्टेब्लिश है किसी एक्ट में, वहां करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट सबसे काम का पॉइंट है, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारे पे एप्लीकेबल ही नहीं है, हम तो माल मंगाते हैं, हमारा भाड़ा 1500 से कम ज्यादा रहता है, लेकिन वहां मैं सर्विस रिसिप्टेंट भी हूँ क्योंकि मैं माल मंगा रहा हूँ, और जो पीछे सर्विस प्रोवाइडर है उसने टैक्स इसमें नहीं जमा किया है। तो ये सबसे बड़ा बिजनेस वाला पॉइंट है कि आपको यहाँ पे जीएसटी को आरसीएम में जमा करना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक खतरे की घंटी आप लोग के लिए बज चुकी है, जिसको मैं टन कह सकता हूँ, और आप लोग को इसके लिए बाद में परेशानी शुरू हो सकती है।
जब बाद में एक नोटिस आएगी और आपको इंटरेस्ट के साथ पूरा जीएसटी जमा करना पड़ेगा आरसीएम का, तब आप ना कहिएगा कि आपको ये चीज़ पता नहीं थी, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को बता दी है कि अगर एक नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी ये काम कर रहा है और कोई माल मंगा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, जीटीए से मंगा रहा है यानी ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि ट्रांसपोर्टर से मंगा रहा है जो कि एक रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उसके लिए सबसे पहले वो माल मंगाते समय अगर वो रेट 1500 या 750 रुपए से ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लग गया और आपको जीएसटी उस भाड़े पे देना ही देना है। चाहे वो भाड़ा उसने बिल्टी में चार्ज किया हो या ना किया हो, या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने अगर आपका जीएसटी भाड़ा नहीं दे रखा है तो आपको ये जमा करना पड़ेगा। सेम लॉ आता है 5वें पॉइंट पे, बॉडी कॉर्पोरेट पे, यानी कि कंपनी आ गई यहाँ पे। उसके बाद बात आती है पार्टनरशिप फर्म पे। पार्टनरशिप फर्म में भी यही चीज़ है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा पार्टनरशिप डीड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अगर आज की डेट में बिजनेस करना है तो आपका चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, और आपको तो जीएसटी लेना ही चाहिए। जीएसटी आप लेते भी हैं। जीएसटी लेते समय अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका भाड़ा 1500 या 750 से ज़्यादा है, तो आपको आरसीएम के अंडर में इसको टैक्स को जमा करना है। अदरवाइज जब भी आपका एनुअल रिटर्न होगा तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो जाएगी और आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे और अच्छी खासी ब्याज और पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए समझने वाली है। 7वां पॉइंट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये आप लोग समझ सकते हैं, में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 7 तरीके के बंदे आरसीएम में अगर आ रहे हैं और 1500 750 के ब्रह्मास्त्र से आगे निकल गए हैं, तो आपको यहाँ कोई नहीं बचा सकता। आप अपने लेजर को सही करिए और एक-एक एंट्री को मिलान करिए। मार्च क्लोजिंग करने से पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि कैसे इस आरसीएम से बचा जाए और इस आरसीएम को कैसे अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में अप्लाई करवाया जाए, ताकि बाद में इस चीज़ की प्रॉब्लम ना बने। मेरा मेन जो उद्देश्य था इस वीडियो को लाने का वो आरसीएम अंडर जीटीए था, यानी कि जीटीए और आरसीएम की दोस्ती और आखिरी तक उसका पूरा कनेक्शन समझाना, जो कि मैंने मुझे लगता है कि आप लोग तक सही तरीके से पहुंचा दिया है। अगर आपको अब इसमें कोई भी परेशानी हो या कोई भी आप ऐसी बात या क्लैरिफिकेशन मुझसे चाहते हैं, तो आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई मिल जाए। या कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, जीएसटी में हो चाहे इनकम टैक्स में हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आप इसी तरह बस मेरा साथ बनाए रखिए और लोगों को ये वीडियो प्रमोट करिए, ताकि जिसको अगर आरसीएम और जीटीए में कोई प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाए, क्योंकि इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ और मैं भी इसी दर से निकला हूँ। मुझे पता है कि आरसीएम और जीटीए में कौन कहाँ पे रुकता है, तो मैंने उन सब चीज़ों को एम्फेसिस करके आप लोग तक बताया है। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोग को पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसा लगा मेरा कंटेंट, मेरा टॉपिक उठाने का तरीका? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा था मेरा समझाने का तरीका। तो ये था छोटा सा कंटेंट, यहीं पे सम अप करता हूँ। टिल देन टाटा।